हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? काहे की छुट्टी होगी बेटा? कोई छुट्टी नहीं है आज। कौन अफवाह उड़ा रहा है छुट्टी है? कोई छुट्टी नहीं है। चलिए आइए, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। चलिए, तो केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। सभी को नमस्कार। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 4। आइए, कोई छुट्टी नहीं है भैया किसी तरह की, ठीक है? आइए, हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके प्रीवियस लेक्चर में ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक की हम लोगों ने बात की थी, ठीक है? ऑक्टेट रूल की हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में बात की थी। आइए बात करते हैं इसके आगे। तो ऑक्टेट रूल के आगे, जैसे कि मैंने बोला था, अब ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल के अंदर हमारे लिए क्या क्या बातें थी साहब? सीधा तरीका था कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था, ठीक है? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल था, जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर भी एग्जिस्ट कर रहे थे। और एग्जिस्ट क्यों कर रहे थे, ये ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है? उसके बाद कुछ केटायन ऐसे थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, वो भी ड्रॉबैक की कैटेगरी में आ रहे थे। साथ में ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज थी, वो भी ड्रॉबैक की कैटेगरी में आ रही थी। तो ये कुछ मेजर ड्रॉबैक थे जिनकी वजह से ऑक्टेट रूल एक्सप्लेन इन बातों को नहीं कर पाया, तो ये हमारा ड्रॉबैक बन गया, ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग में कितना आएगा, अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो आएगा। इसके बाद वाले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वहां तक आपके केमिकल बॉन्डिंग में आएगा, ठीक है? और आज क्या है, ट्यूसडे है ना? तो ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे को जो पढ़ेंगे वो आएगा आपके लेक्चर में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है बेटा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए आइए, आइए बात करें। तो देखिए, तो बड़ा सीधा और साफ फिनोमेना क्या है कि आप यहां पर कॉसेलियस ऑक्टेट रूल के ड्रॉबैक को पढ़ने के बाद अब हमारे पास बात क्या आती है साहब, कि साहब यहां पर आती है क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, है ना? बॉन्ड्स पे चलते हैं, क्योंकि अब ड्रॉबैक आ चुके हैं तो ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, और कुछ पढ़ना पड़ेगा तो हम बात करेंगे यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स, बोले तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, बोले तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, सही है? टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में, ठीक है? और वो जो टेस्ट सिलेबस है वो आपको अपडेट हो गया होगा, आपको अपडेट हो गया है, तो यहां पर टेस्ट सिलेबस की बात ना करें। केमिकल बॉन्डिंग आपके अब नेक्स्ट लेक्चर में जो हो जाएगा वहां तक आएगा, ठीक है? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स बोले तो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के अंदर बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं भैया, देख लेना, बहुत सिंपल है। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक तरफ लिखा मैंने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। ध्यान से सुनते रहो, सुनते रहिए तरीके से, तमीज से, ठीक है? आइए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और दूसरा बोले तो यहां पर हम बोले तो वीक बॉन्ड, या फिर बोले तो वीक फोर्सेस, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी की बात चल रही है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी की बात चल रही है, ठीक है? तो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर हमने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और हमने वीक बॉन्ड की बात करी, वीक फोर्सेस, दो पार्ट में डिवाइड किया है। अब दो पार्ट में डिवाइड किया है तो दो पार्ट के बाद अगर मैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बोला जाऊं तो ये होते हैं इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ढंग से देखते रहिए। अच्छा, इंटर एटॉमिक फोर्सेस क्या होते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं कि जो एटम्स के बीच में एप्लीकेबल होते हैं। कहां पर एप्लीकेबल होते हैं? एटम्स के बीच में जो एप्लीकेबल होते हैं उसे बोलते हैं इंटर एटॉमिक फोर्सेस। सही है बेटे बात? फर्स्ट स्लाइड है प्रिंस, ध्यान दो। इंटर एटॉमिक फोर्सेस के बाद अगर मैं वीक फोर्सेस की बात करता हूं तो इनको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही है बात? इंटर एटॉमिक फोर्सेस एटम्स के बीच में एप्लीकेबल फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रांग होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं जो कि थोड़े वीक होते हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इंटर एटॉमिक, इंटर मॉलिक्यूलर, स्ट्रांग बॉन्ड, वीक बॉन्ड। स्ट्रांग बॉन्ड और वीक बॉन्ड को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमने दो पार्ट में
बॉन्ड्स को डिवाइड किया है। देखिए अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हमारे पास 4 तरह की कैटेगरी आती है। नंबर 1 सबसे पहला आएगा बेटा आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को आप इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड एक ही बात है। दूसरा आता है बेटा कोवैलेंट बॉन्ड। थर्ड आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पूरी दुनिया डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानती है ना, डेटिव बॉन्ड। एंड फोर्थ वन आता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड, अब ये मेटालिक बॉन्ड वैसे देखिए नॉर्मली नीट के सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम मेनली 3 बॉन्ड्स पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए सिलेबस में अभी हम मेटालिक बॉन्ड की बात नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए सेकंड कैटेगरी जो आती है, ठीक है, सेकंड कैटेगरी वीक फोर्सेस में। वीक फोर्सेस को मैं बोलूं तो यहां पर मैंने सबसे पहले बोल दिया दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के 2 टाइप हो गए, एक हो गया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा हो गया इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पूरी दुनिया जानती है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की हो सकती है, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब होता है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जो 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। ठीक है, इंट्रा मॉलिक्यूलर का मतलब होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब है जो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होती है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल होती है। तो विद इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इंट्रा और 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में इंटर, जो जब पढ़ेंगे तब इसके अंदर प्रॉपर बात करेंगे। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग इज, एंड द सेकंड वन इज दिस इज द वॉन्डर वॉल फोर्स। वॉन्डर वॉल फोर्स मैंने सेकंड टाइप में डिवाइड किया, और वॉन्डर वॉल फोर्स बोले तो बेटा 3 तरह का हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पहला है किसॉम, दूसरा है डिबाय, तीसरा है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। तो किजोम फोर्स, डिबाय फोर्स और एक लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये 3 तरह के मेनली वॉन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 तरह की होती है, इंटर और इंट्रा। ठीक है बात, देखिए यह है अपना टाइप ऑफ फोर्स इंट्रा। यस, इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। इंटर का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच में। उसके बाद वॉन डर वाल्स फोर्सेस 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्सेस हमारे पास हैं। पहला है किजोम, दूसरा है डिबाय, तीसरा है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वीक बॉन्ड, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी। इनकी बॉन्ड एनर्जी लगभग बता रहा हूं, आइडिया दे रहा हूं, फाइनल परफेक्ट आइडिया नहीं है, लमसम आइडिया दिया जाता है। तो इनकी बॉन्ड एनर्जी लगभग बोले तो 200 से 400 किलो जूल के बीच में होती है। 400 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है, 200 से 400 के बीच में होती है। और यहां पर बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो 2 से लेकर 2 to 40 किलो जूल पर मोल तक यहां पर बॉन्ड एनर्जी डिफाइन की जाती है। ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पर स्ट्रॉन्ग और वीक बॉन्ड की बात की है। सही है अनीश भाई सही बोल रहा है अनीश। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलिए, डेटिव बॉन्ड बोलिए, आपकी मर्जी है, एक ही बात होती है। ये सब इंटर एटॉमिक फोर्सेस की कैटेगरी में, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, इंटर एटॉमिक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोले तो 2 एटम के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन सकता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए उसे इंटर एटॉमिक फोर्स भी बोला जा सकता है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां पर आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्लियर? ये आपका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड का, कि इसको हमने क्या क्या पढ़ेंगे, हम क्या क्या बात करेंगे। देखिए मेटालिक बॉन्ड यहां पर बात नहीं करेंगे हम लोग, बाकी सारे बॉन्ड्स की बात 1 by 1, 1 to 1, 1 to 1 करेंगे। सबसे पहले उसकी बात करेंगे जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है वो है कोवैलेंट बॉन्ड। सही है, चलिए आगे। किसी को दिक्कत परेशानी हो तो बोलिए। इनकी बॉन्ड एनर्जी 200 से 400 के बीच में होती है, लगभग, और भी ज्यादा भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, आइडिया लगभग ये है। इसी तरह इनका 2 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है। आइडिया दे रहे, लमसम आइडिया है, ऑलमोस्ट है, आप इसको 100% मत मान लेना, ये ऑलमोस्ट आइडिया है, ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट है, ज्यादा कम हो सकती है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लमसम आइडिया दिया जाता है। ठीक है बेटे बात।
ठीक। हाँ, अब यहां पर वन बाय वन शुरू करते हैं, तो जैसे जैसे बॉन्ड आता जाएगा वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड की। और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड जो है वो आपके सिलेबस का जो पार्ट है वो है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड, जहां से अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोवेलेंट बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड, जहां पर सबसे ज्यादा अभी तक के इतिहास में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फिर से मैं बोल रहा हूं, 2026 के नीट एग्जाम में इनऑर्गेनिक के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड से क्वेश्चन 100% आएगा, यह कंफर्म है। ठीक है बात, यह कंफर्म है, आएगा, 100% आएगा, 101% आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड से आपको क्वेश्चन आना तय है, यह गारंटीड है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आइए बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड से ही शुरू करते हैं, क्योंकि जहां से सबसे इंपॉर्टेंट बात है, शुरुआत भी वहीं से करनी पड़ेगी और वहीं से करेंगे। सही है बात, चलिए आइए बात करें। तो देखिए सबसे पहले भाई साहब, सबसे पहले हमारे पास आ चुका है, दिस इज द कोवेलेंट बॉन्ड। भाई साहब कोवेलेंट की बॉन्ड की बात चलेगी, कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। 2-3 क्वेश्चन यहां से पक्के हैं जो आना तय है। चलिए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या क्या हो सकता है, देखते जाइएगा बेटा वन बाय वन, है ना। सबसे पहली बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात पर, अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता हूं तो सबसे पहली बात साहब ये बनता कैसे है, तो आप बोलेंगे सबसे पहले बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनते रहो मेरी बात, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आज का लेक्चर ध्यान से देख लेना, आज का लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ काम की बातें सुनने को मिलेगी, ढंग से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और बोर्ड पे ही देखते रहेंगे, ढंग से समझ लेना। ठीक है, आइए, बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब इक्वल शेयरिंग। अगर मैं बोलूं तो इसको बोल सकते हैं इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। ठीक है, इक्वल शेयरिंग के अंदर बोले तो सेकंड बात, पहली बात म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, इक्वल शेयरिंग से बनता है। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द केसेस ये नॉन मेटल के बीच में बनता है। किसके बीच में बनता है? नॉन मेटल के बीच में। तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर मोस्टली नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नॉन मेटल के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अभिजीत थैंक यू। ठीक है, आइए अब देखिए यहां पर रामेंद्र, बेटा ऐप में वीडियो डाउनलोड नहीं होता है, तो डाउनलोड करके क्या करना है बेटा, आप उसमें ऐप में से पढ़ लीजिए ना। डाउनलोड करने की आवश्यकता है कहां? ठीक है ना, डाउनलोड करने की आवश्यकता है कहां? ऐप में ही पढ़ लीजिए। डाउनलोड की फैसिलिटी हम लोगों ने नहीं दी है, तो आपको ऐप में डाउनलोड नहीं होगा, तो आप उसी में से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो नॉन मेटल के बीच में मोस्ट ऑफ द केसेस ये बॉन्ड बनता है। इसमें से जो आगे वाला जो नॉन मेटल होता है बेटा, वो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर की दोनों डिफरेंट है, और पीछे वाला होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ लीजिए। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से तमीज से तरीके से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब देखिए, तो नॉन मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर कोई आगे नॉन मेटल है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई पीछे नॉन मेटल है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये वो तब है जब दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। अगर दोनों एटम सेम हो गए, दोनों नॉन मेटल सेम हो गए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना बात। तो फिर अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने बोला, ध्यान से सुनो, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पर बोला, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला सबसे पहले नंबर 1 बेटा ICL बोला, तो आयोडीन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, तो इसका नाम क्या हो गया? आयोडीन क्लोराइड। नाम क्या हो गया? आयोडीन क्लोराइड। अच्छा, आयोडीन क्लोराइड का नॉमेनक्लेचर जो दिया गया, वो बोला गया कि भैया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। और आयोडीन की EN का वैल्यू होता है, आयोडीन की EN का वैल्यू होता है 2.5, और यहां पर क्लोरीन की EN का वैल्यू होता है 3.0। दैट मीन्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पीछे। आयोडीन क्लोराइड, तो ICL का नाम क्या दिया? आयोडीन क्लोराइड। और रीजन क्या दिया नाम देने का? कि आयोडीन की EN का वैल्यू क्लोरीन की EN से बेटा
कम होता है, दैट्स वाई ये नाम इसको दिया गया है। सही है बेटे बात? ओके। ईएन मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ईएन का मतलब है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईएन लिखते हैं। सही है बेटे? क्लियर? ओके, ठीक है। आइए अब इसी तरह से अगर मान लीजिए, मैंने एक आंसर दीजिए मुझे बेटा, OF2 क्या है ये बताइए। OF2 क्या है, सोच के बताइए। ये OF2 ऑक्सीजन का फ्लोराइड है या फ्लोरीन का ऑक्साइड है? बोलिए, आंसर दीजिए, कमेंट करिए। हाँ बताइए, OF2 क्या है, ऑक्सीजन का फ्लोराइड या फ्लोरीन का ऑक्साइड? जल्दी बोलिए। अभिनव बता दो दिया बेटा, लिखा तो है, मेरा ही नाम रख के बोल रहा है। बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ईएन से, ईएन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताइए OF2 क्या है, ऑक्सीजन का फ्लोराइड है या फ्लोरीन का ऑक्साइड है? बोलिए तो, बोलिए तो, बोलिए तो, बोलिए तो। यस यस यस, ऑक्सीजन का फ्लोराइड है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब ये नाम क्या दिया, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। अब ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है तो रीजन क्या दिया साहब, ऑक्सीजन का फ्लोराइड है तो रीजन क्या दिया भाई साहब, दुनिया ने रीजन क्या दे दिया, दुनिया ने रीजन ये दे दिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। इसी वजह से इसको बोला गया दिस इज ऑक्सीजन फ्लोराइड। तो नॉमेनक्लेचर का रूल याद रखिए। नॉमेनक्लेचर का रूल क्या बोलता है कि भैया किसी भी नॉन मेटल है और किसी भी नॉन मेटल में कोई आगे लिखी है तो आगे लिखी हुई नॉन मेटल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, पीछे लिखी हुई नॉन मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी और उसका नॉमेनक्लेचर इसी ब्याफ पर रीजन दिया जाएगा। कोई बोले ICL इज आयोडीन क्लोराइड, देन व्हाट इज द रीजन? एंड रीजन बिल्कुल साफ और सुंदर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की कम है, क्लोरीन की ज्यादा है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में AIPMT में आ चुका है, दोबारा आ सकता है, नॉमेनक्लेचर याद रखिएगा। अब देखिए, हाँ जी, अब क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, मैंने फिर से बोल रहा हूं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं जो भी बात लिखूंगा, एक छोटी से छोटी बात, एक बड़ी से बड़ी बात, एक छोटी से छोटी बात, एक बड़ी से बड़ी बात, हर एक बात यहां पर इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान से सुन लेना तमीज से तरीके से, ठीक है। अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मेरी बात पर ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा EN covalent bond can be divided into two parts. Covalent bond can be divided into two parts. भैया डेल्टा EN के बेसिस पर कोवेलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इनटू टू पार्ट्स। दो पार्ट में डिवाइड किया है भैया, है ना। अब दो पार्ट में डिवाइड किया तो पहला पार्ट कौन सा है? इफ डेल्टा EN इक्वल्स टू 0, अगर डेल्टा EN मतलब विद्युत ऋणता का अंतर शून्य है, डेल्टा EN 0 है, तो उस केस में बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर बॉन्ड उसको बोला जाएगा बेटा। इफ डेल्टा EN इक्वल्स टू 0 देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। इफ डेल्टा EN इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन द बॉन्ड विल बी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर। इफ डेल्टा EN इक्वल्स टू 0, if delta EN equals to 0 then the bond will be non-polar. If delta EN is not equals to 0 then the bond will be polar. तो पोलर नॉन पोलर बॉन्ड, तो आपसे कोई पूछे ना कि कोवेलेंट बॉन्ड को कितने पार्ट में डिवाइड किया, तो आपको बोला दो पार्ट में डिवाइड किया साहब। दो पार्ट में क्या किया कि एक पोलर बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड। सही है बात। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूं, यहां पर मैंने लिया फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। बताइए कैसा बॉन्ड है। अब क्योंकि यहां पर देखिए डेल्टा EN इक्वल्स टू 0 है, तो डेल्टा EN क्योंकि 0 हो गया, क्योंकि दोनों एटम सेम है, देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देन द बॉन्ड विल बी
नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और अगर मान लीजिए मैंने लिया HF, अब HF के अंदर आप ध्यान से सुन सकते हैं, ध्यान से देख सकते हैं, ध्यान से बता सकते हैं कि HF मॉलिक्यूल में बोले तो डेल्टा EN इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो बोले तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सही है बेटे बात। इफ डेल्टा EN इक्वल्स टू 0 then the molecule will be, then the bond will be non-polar. If delta EN is not equals to 0 then the bond will be polar. तो कोवेलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा EN। सही है बेटे बात। अगर मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के बीच में बोले तो डेल्टा EN इक्वल्स टू 0, डेल्टा EN इक्वल्स टू 0 देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हो गया क्योंकि नॉन मेटल। बोलिए सर, सही है बात। ठीक, अब आइए, अब यहां पर बात करें कि साहब ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कोवेलेंट बॉन्ड को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा EN, पोलर एंड नॉन पोलर। तो बॉन्ड पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से बताई जाती है। इफ डेल्टा EN इक्वल्स टू 0 देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर, इफ डेल्टा EN इक्वल्स नॉट इक्वल्स टू 0 देन द बॉन्ड विल बी पोलर। तो दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पोलर नॉन पोलर। सही है बेटे बात, ओके। हाँ, सेम एटम के बीच में तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा बेटा, कन्फर्म है, 100% है। अगर एटम सेम है तो वो हमेशा नॉन पोलर रहेगा, पर एटम डिफरेंट है तो वो पोलर नॉन पोलर कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने लिया PH बॉन्ड। अब PH बॉन्ड में ये भी 2.1 होता है, इसकी भी EN 2.1 होती है। तो अगर मैंने डेल्टा EN निकाला तो डेल्टा EN जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल आ जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 0 आ जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे दिस इज अ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड एक सिंपल तरीका होता है, ऑलमोस्ट 0 का मतलब नेग्लिजिबल आ जाएगा, क्योंकि दो एटम की वैल्यू जो है वो EN की वैल्यू सेम तो नहीं होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। और ऑलमोस्ट सेम होगी तो EN जो डेल्टा EN निकालोगे उसकी वैल्यू इतनी मिनिमम आएगी कि वो नेग्लिजिबल के बराबर होगी। तो नेग्लिजिबल का मतलब हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, लाइक दिस बोल दिया। मान लीजिए मैं बोलूं कार्बन और सल्फर के बीच में, तो ये भी 2.5 है ऑलमोस्ट, और ये भी ऑलमोस्ट 2.5 है। ऑलमोस्ट बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ऑलमोस्ट ही चलता है। तो ऑलमोस्ट 2.5 है, तो यहां पर बोले तो डेल्टा EN इक्वल्स टू 0, तो फिर से बोलूं तो द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगर एटम सेम है तो वो तो नॉन पोलर होगा ही, पर डिफरेंट एटम में पोलर नॉन पोलर दोनों हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दो डिफरेंट एटम की EN सेम रही हो। सही है बेटे बात। EN सेम रहेगा तो नॉन पोलर होगा, बिल्कुल सही बोल रहे, बिल्कुल सही बात है तनु, बिल्कुल सही बोल रहे बेटा। EN सेम रहेगा तो नॉन पोलर होगा। डेल्टा EN अगर EN डिफरेंट होगा और डेल्टा EN की वैल्यू कुछ आएगी तो वो पोलर बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। ठीक, अब देखिए यहां पर अब मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो देखिए बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान से सुन लेना। मान लीजिए मैंने, अब ये तो बात हुई कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में क्या बात हुई कि साहब इक्वल शेयरिंग से बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा। दूसरी बात क्या हुई साहब, नॉन मेटल के बीच में बनेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। अब नॉन मेटल के बीच में हमने डेल्टा EN के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में डिवाइड किया तो एक हो गया पोलर, दूसरा हो गया नॉन पोलर। अगर डेल्टा EN 0 है तो नॉन पोलर, डेल्टा EN नॉन 0 है तो पोलर। नाइट्रोजन सेम एटम, डेल्टा EN 0 देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। अगर डेल्टा EN नॉन 0 देन द बॉन्ड विल बी पोलर, डेल्टा EN 0 देन द बॉन्ड विल बी नॉन पोलर। एक बात सिंपल। एक बच्चे का कमेंट आ रहा है, सर इसी बात पर एक शायरी सुना दीजिए। देखो बेटा, शायरी यकीन मानिए कि आप यहां पर शायरी सुनने के लिए नहीं आए हैं, या हम ये यकीन मानिए कि हम ये शायरी सुनाने के लिए यहां पर नहीं आए हैं। यहां पर सिर्फ बेटा पढ़ाई की बात होगी, शायरी की बात नहीं की जाएगी। और मुझसे तो बिल्कुल उम्मीद ना रखिए कि मैं कोई शायरी अभी सुनाने वाला हूं, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड चल रहा है और इसके बीच में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो कोई शायरी की बात नहीं होगी यहां पर, किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए। तो अब यहां पर देखिए कोवेलेंसी की बात चल रही है, कोवेलेंट बॉन्ड की बात चल रही है। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर म्यूचुअल शेयरिंग होता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, अब म्यूचुअल शेयरिंग बहुत सिंपल सी तरीका है। म्यूचुअल शेयरिंग के अंदर इक्वल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग की बात चल रही है। अब इक्वल शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग होती क्या है? ठीक है,
बहुत सिंपल तरीका है कि अगर मान लीजिए, ध्यान से देखना मेरी बात पर, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये फ्लोरीन है, ये एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक। शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है बेटा, इनऑर्गेनिक में शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है ना, शॉर्ट नोट की जरूरत नहीं है, अपन जो पढ़ा रहे हैं वही काफी है अपने लिए, ठीक है। आइए देखिए, अब मान लीजिए जैसे फ्लोरीन लिखा है मैंने, अब फ्लोरीन में देखिए कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और यहां पर 2p5, ठीक है। अब ये हो गया यहां पर ये n। अब आइए ग्राउंड स्टेट में बात करें। ग्राउंड स्टेट के अंदर देखिए जैसा लिखा हुआ है, ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसा लिखा हुआ है, देखिए ये 2s आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहे हैं और ये 2, समझो बेटा बेसिक, मैं फिर से बोल रहा हूं, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक ही बात, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखिएगा, ठीक है। आओ ढंग से सुनिए, ठीक। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो देखिए यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ, अब दूसरे फ्लोरीन का भी तो यही होगा ना, क्या होगा बेटा, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर 2p में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 एटॉमिक नंबर 9 है तो 1s2 2s2 2p5, 2p5 है तो यहां पर 2p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 और ये 5 है तो एक अनपेयर्ड इसके पास है, एक अनपेयर्ड इसके पास है, दोनों अनपेयर्ड ने बॉन्ड बनाया, दोनों अनपेयर्ड ने बॉन्ड बनाया, दोनों अनपेयर्ड में बॉन्ड बनाने के बाद ये फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बेटा तैयार हो गया, ये एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन यहां पर तैयार हो गया, ये रहा एक अनपेयर्ड, ये रहा दूसरा अनपेयर्ड, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया, तो इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितने बचे भैया, यहां पर देखिए एक फ्लोरीन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर, तो पहला लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा लोन पेयर, उसके बाद दूसरे फ्लोरीन में एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 5 और 2 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया, ये रहा, तो 6 बचे, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर इधर, 3 लोन पेयर इधर और एक ये सिग्मा बॉन्ड तैयार हो गया और ये वाला आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये लोन पेयर हो गए। लोन पेयर वो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बॉन्ड पेयर वो जो बॉन्ड पेयर वो हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और लोन पेयर वो हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। लोन पेयर, अ लोन पेयर इज अ लोन पेयर, लोन पेयर इज अ लोन पेयर। सही है बेटे बात। और एक चीज और बताइए, किसी एटम का अल्टीमेट टारगेट क्या है, किसी एटम का अल्टीमेट टारगेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना या स्टेबिलिटी, किसी भी एटम का अल्टीमेट टारगेट क्या है, किसी भी एटम का अल्टीमेट टारगेट क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट करना या स्टेबिलिटी। मेरे हिसाब से अल्टीमेट टारगेट स्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर ऑक्टेट रूल फॉलो भी नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्टेबिलिटी अल्टीमेट टारगेट होता है किसी भी मॉलिक्यूल के लिए। लोन पेयर इज अ लोन पेयर, लोन पेयर इज अ लोन पेयर, मतलब जो अकेला है वही लोन पेयर है। अकेला मतलब जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, जो अकेला बैठा है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, वही लोन पेयर होगा। सीधा एक साफ तरीका है, वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, वही होगा, जो अकेला है वही लोन पेयर है, जो अकेला है वही लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड बना चुका है, अल्टीमेट टारगेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, स्टेबिलिटी होती है, और यहां पर दोनों के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, इसका मतलब दोनों के इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हुए हैं, दोनों शेयर करेंगे, इसी को इक्वल शेयरिंग बोला जाता है, इसी को इक्वल शेयरिंग बोला जाता है। सही है बेटा। अ लोन पेयर इज अ लोन पेयर, अ लोन पेयर इज अ लोन पेयर, अकेला है, लोन पेयर है, अकेला पड़ा हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, पेयर है पर अकेला है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। सही है, ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। आइए, इसका मतलब क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोगों ने यह सीखा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब आज से एक ही नारा होगा,
आज से एक ही नारा होगा, लोन पेयर इज अ लोन पेयर। साइड में पड़ा हुआ है, कुछ काम नहीं आ रहा, लोन पेयर है। बॉन्ड बना रहा है, काम आ रहा है, बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड पेयर होगा। काम नहीं आएगा, लोन पेयर होगा। भैया बोलिए। हाँ, जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट है मेरे बच्चे। जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में बात कर रहे हैं हम लोग। अल्टीमेट टारगेट आपका मेरा इस पूरी दुनिया में जितने भी स्पीशीज है, सभी का अल्टीमेट टारगेट स्टेबिलिटी है, ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं है। मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे स्टेबल होना है, किसी भी तरीके से होगा, डजंट मैटर। सही है बेटे बात? ओके, आइए। तो लोन पेयर इज अ लोन पेयर। वेरी गुड, बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आइए आगे लेक्चर में बात करते हैं। चलिए अब आइए, इसका मतलब मैं बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया कोवेलेंसी, हाँ जी भैया, कोवेलेंसी का मतलब होता है कोवेलेंसी का मतलब होता है बेटा टोटल, हाँ जी, कोवेलेंसी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। जितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम बनाएगा, जितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम बनाएगा, वो उसकी कोवेलेंसी को डिफाइन करेगा, वो उसके कोवेलेंसी को बताएगा। कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी एटम जितने बनाएगा किसी मॉलिक्यूल में, वो बताएगा। अब बात आती है कि सर कोवेलेंट बॉन्ड तो चेक कैसे करेंगे? स्ट्रक्चर तो हमें आता ही नहीं है, तो स्ट्रक्चर जब आएगा जब चेक करेंगे। अभी किसी और तरीके से करेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आइदर इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। आप जानते ना, अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था, सुनते रहना बेटा अच्छे से। अभी अपन ने एक एग्जांपल देखा था जिसमें फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा था। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड वो बनाएगा, और जितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा उतनी कोवेलेंसी होगी। सही है बात? क्लियर है? ठीक है। तो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होंगे ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में, इसका मतलब ग्राउंड स्टेट है भैया, पूरा लिख देता हूं वरना अभी कोई पूछ लेगा कि सर ये जीएस क्या है। तो ग्राउंड स्टेट और फिर ये एक्साइटेड स्टेट। तो ईएस का मतलब एक्साइटेड स्टेट, जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट। सही है? हां भाई। तो जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में होंगे उतने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन वो कर सकता है। ये कोवेलेंसी को डिफाइन करता है। समझ ले बात? सही है बेटे बात? ठीक है। अब आइए, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। भाई देखिए, बेसिक से तो पढ़ाना पड़ेगा, है ना? इतना बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, और इतना बेसिक मेरे को बताना भी पड़ेगा, क्योंकि बेटा हर तरह का बच्चा बैठा हुआ है सामने, और वो उम्मीद लगा के बैठा है, वो हमसे उम्मीद लगा के बैठा है कि सर बेसिक से बताएंगे, बेसिक से बात करेंगे और प्रॉपर तरीके से अपन बात करेंगे यहां पर। ठीक है? हाँ जी, हाँ। तो दीपेंद्र भाई बताएंगे अभी, है ना बेटा? बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, है ना दीपेंद्र? बताऊंगा। ठीक है, चलिए। शोएब भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शोएब भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। शोएब, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, अब आइए, अभी चेक करेंगे बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एटम में। मोहम्मद अतीक, अभी चेक करते हैं, थोड़ा देखते हैं, है ना? एग्जांपल देखिए, जैसे कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है ना। अब आ जाओ, जैसे मान लीजिए अब यहीं से शुरुआत होती है हमारे, यहीं से शुरुआत होती है हमारे खेल की, इनऑर्गेनिक के खेल की। जबरदस्त शुरुआत करेंगे यहां से, अब करेंगे जबरदस्त शुरुआत इनऑर्गेनिक के खेल की, तब आएगा मजा। ठीक है, आइए बात करते हैं। कार्बन से शुरू करेंगे भैया, कार्बन सबसे इंपॉर्टेंट है। पूरा ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। देखिए कार्बन के अंदर सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 से बेटा कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ढंग से सुनना, तमीज से तरीके से सुन लेना, तमीज से सुनना, तरीके से सुनना, वरना मैं फिर बोल रहा हूं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में नहीं आएगा, सुन लेना। इतना आसानी से नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा।
नीट का एग्जाम इतना आसान नहीं होता है कि यहीं हवा में गए, उड़ते उड़ते हंसते हंसते गए और वहां पर पेपर करके आएगा और खेल खत्म हो गया, नहीं। ठीक है, आइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सैंडल एटम की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बेटा सैंडल एटम की। देखिए यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आउटर मोस्ट शेल की, जिसको एन बोला गया है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट में जाएंगे, बाद में एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ग्राउंड स्टेट में गए तो 2s के अंदर बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना, मैं कोवेलेंसी पढ़ा रहा हूं सिर्फ, ध्यान से सुन लीजिए। ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां पर 2p के अंदर बोले तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड है, और 2 अनपेयर्ड होने का मतलब मैं बोलूं तो कोवेलेंसी, शॉर्ट फॉर्म में कोवेलेंसी को लिख रहा हूं तो 2, इसका मतलब कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन के ग्राउंड स्टेट में, तो कोवेलेंसी कार्बन की ग्राउंड स्टेट में कितनी हो गई? 2। इसका मतलब कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। मेरी बात ढंग से सुन ले, समझ ले, सीख ले, जान ले, पहचान ले और मान ले, यही मौका है, सुधर जा, वरना नीट तेरे को सुधार देगा, इसलिए ढंग से सुन ले। ठीक है, अब बताइए, ये वैकेंट ऑर्बिटल है, यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, एक वैकेंट ऑर्बिटल है यहां पर, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में इस इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करवा सकता हूं, और एक्साइट बेटे करवाऊंगा तो यहां से यहां पर आएंगे, और एक्साइट करेगा ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर, क्योंकि वैकेंट है तो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव करूंगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर बोले तो यहां पर बोले तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर खुलेआम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो कोवेलेंसी अपन को जो मिलेगा वो कोवेलेंसी 4 मिलेगा। समझ ले, जान ले, पहचान ले और मान ले। इसका मतलब ये ध्यान से सुन लीजिए, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ढंग से तमीज से तरीके से सुन लीजिए कि यहां पर ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 2 है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 4 है। इसका मतलब कार्बन ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 2 शो करता है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कोवेलेंसी 4 शो करता है। 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन 4 है। बोलो भैया सही या गलत? देयरफॉर कोवेलेंसी 4 है, बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। अब आइए यहां पर बात करते हैं, आपका एक शुरुआत से ही यहां पर क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो जाती है, क्वेश्चन बनने की शुरुआत हो जाती है, तो क्वेश्चन बताएंगे अपन, तरीके से बताएंगे, आंसर दीजिएगा सब लोग। ठीक है, आ जाओ बेटे, आ जाओ। मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल लिया है, मुझे बताइए ये बेटा CF4 कहां बना है? CF4 कार्बन की कौन सी स्टेट में बना होगा, मुझे आंसर दीजिए। CF4 कार्बन की कौन सी स्टेट में बना होगा? CF4 कार्बन की कौन सी स्टेट में बना होगा, मुझे आंसर दीजिए। CO2 कार्बन की कौन सी स्टेट में बना होगा, मुझे आंसर दीजिए। मुझे आंसर दीजिए। CH4 कहां पर बना होगा, मुझे आंसर दीजिए। CCl4 कहां पर बना होगा, और ये मॉलिक्यूल जो है ये कहां पर बने होंगे, ये मैं जानना चाहता हूं। ये मॉलिक्यूल कार्बन की कौन सी स्टेट में बने हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। मुझे आज बताइए, इसी वक्त बताइए, बोलिए कहां पर बने हैं? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट, जल्दी बोलिए। एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट? क्या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना है? क्या 4 बॉन्ड इस सभी के अंदर बनाए हैं? क्या CF4 में? CO2 में बात करूं तो ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्मेशन किया है? और क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, दैट मींस ये सारे के सारे मॉलिक्यूल कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है कि कौन सा मॉलिक्यूल किसकी कौन सी ऑक्साइडेड स्टेट में बना है, या ग्राउंड स्टेट में बना है, या एक्साइटेड स्टेट में बना है, ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म हुए हैं, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल में कार्बन ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। और जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं, वो एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। बोलिए, बोलो भैया, बोलो। हल्लो 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 जी, सुन रहे हैं कि बच्चे? हाँ, ये मॉलिक्यूल कहां बना होगा बताइए? ये मॉलिक्यूल, ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कार्बन की कौन सी स्टेट पे बना होगा, मुझे एग्जांपल दीजिए, आंसर बताइए मुझे। ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कहां पर बना होगा, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? बोलो भैया, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। बोलो भैया की जय हो, भैया की जय हो। बोलिए, ये एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कार्बन की कौन सी स्टेट पे बना है, एक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट पे बना है? बोलो बेटा। जैसे कार्बन की, यस यस यस। कुलदीप सिंह बहुत बड़ा टाइप किया भैया, इतना लिखने में नहीं आता, क्योंकि वो निकल चुका है डाउट, क्योंकि ऊपर बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। बताइए, ये मॉलिक्यूल जो लास्ट वाला लिखा है, इसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड बनाने का मतलब, और 4 बॉन्ड बनाने का मतलब यहां पर ऑब्वियस सी बात है, 4 बॉन्ड बना है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में बना है बेटे। जब जब कार्बन 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तब तब वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। हाँ जी, भैया की जय हो। बोलो भैया, सही है बेटे बात? आइए सुन लेना तरीके से, तमीज से।
अच्छा, इस मॉलिक्यूल की जगह एक और लिख रहा हूं, आप बताना वो कहां बना है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। बोलो बेटा, इस मॉलिक्यूल में कार्बन कहां पर बना है? ये मॉलिक्यूल कार्बन की कौन सी स्टेट में बना है? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड? बोलिए, अब जो मॉलिक्यूल लिखा है उसके बारे में बताओ। बोलिए बोलिए बोलिए। क्वेश्चन ऐसे आते भैया, क्वेश्चन ऐसे ही आते। छोटी बात से बड़ी बात बनती है, बड़ी बात पे पहुंचूंगा पर छोटी बात आनी चाहिए, छोटी बात आनी चाहिए, छोटी बात आनी चाहिए। पहुंचेंगे पर छोटी बात आनी चाहिए। इस मॉलिक्यूल में चार कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। इसका मतलब ये कार्बन भी 4 बना रहा है, ये कार्बन भी 4 बना रहा है। इसका मतलब ये कार्बन की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना होगा। बोलिए भैया जी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, जबरदस्त, समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2 बनाता है और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। बोलिए, क्लियर क्लियर क्लियर? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ना, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बेहतरीन एग्जांपल, ध्यान से सुनिए, बताइए। सबसे बेहतरीन एग्जांपल, एक ध्यान से सुनिएगा। मैंने लिया C2H6, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये लिया है C2H6, इसका नाम क्या है? इथेन। क्या नाम है? इथेन। इथेन मॉलिक्यूल, इथेन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, 1 2 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया बेटा, सही है। अब इसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। इसका मतलब ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में बना है। किसकी? कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में बना है। सही है बेटे बात? ओके, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में इथेन मॉलिक्यूल बना है, बिल्कुल बना है। इसका मतलब क्या मैं एक लाइन लिख सकता हूं, इन दिस मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट बताइएगा मुझे, इन दिस मॉलिक्यूल 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन is promoted in 2p subshell। बोलिए, in this molecule 2s electron of top carbon, 2s electron of carbon is promoted in 2p subshell। बोलो बेटा, सही या गलत? ये स्टेटमेंट बताइए, सही है या गलत है? बोलिए, सच है या झूठ है? ये स्टेटमेंट सच है या झूठ है? इसका मतलब एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट हुआ है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में बना है। अभी जितना समझा रहा हूं सिर्फ उतना समझने पर ध्यान दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, जितना समझा रहा हूं सिर्फ उतना समझने पर ध्यान दीजिए। इससे ज्यादा की इच्छा मत रखिए। ज्यादा इच्छा रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकता है। ठीक है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन में, इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक के अंदर मॉलिक्यूल से हाइड्रोकार्बन है वो सब एक्साइटेड स्टेट में बात करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि हर जगह कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब आइए बेटा अगला एक मॉलिक्यूल आपके सामने लेकर आ रहा हूं, पेश कर रहा हूं एक मॉलिक्यूल। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। एक मॉलिक्यूल आपके सामने पेश करता हूं, दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज CO मॉलिक्यूल। अब इस CO मॉलिक्यूल में देखते हैं क्या होने वाला है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाम पूरी दुनिया को याद है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ब्लड के सर्कुलेशन को रोकता है और 300% ज्यादा स्टेबल होता है। 300% ज्यादा स्टेबल होता है हीमोग्लोबिन से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है। इसीलिए ब्लड क्लोटिंग होने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पॉइजनस मिलती है। कारण है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। बोलो भैया, सही है बेटे बात? ठीक, अब आइए इस मॉलिक्यूल के अंदर बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात पर, मेरी बात पर गौर कीजिए। गौर क्या करना है? कार्बन है ऑक्सीजन है? मेरी बात पर गौर कीजिएगा। एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6। अकॉर्डिंग टू ग्रुप नंबर मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बार बार बताया है और याद होना चाहिए। कार्बन के 4 है, नाइट्रोजन फैमिली के 5 है, ऑक्सीजन फैमिली के 6 हैं, हेलोजन फैमिली के 7 है, इनर्ट गैस के 8 है, एक्सेप्ट हीलियम है। तो ये ओके। अब देखिए, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, समझ लो बेटा तरीके से, तमीज से। पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 2 3 4। कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये बना हुआ है कुछ। सही है बात? ये वेरी गुड ईशा,
बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। हाँ आदित्य, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया आदित्य। ठीक है, अब बताइए, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए हैं, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर दिए हैं मेरे बच्चे ने। अब ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन थे, ये कार्बन मेरा बच्चा है, इस बच्चे ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 4 बाकी हैं, इसके 2 बाकी हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब क्या हुआ कि कार्बन जो है ना, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर कार्बन जो है बेटा ये कमजोर रह गया। कार्बन बच्चा कमजोर रह गया, ऑक्सीजन बच्चा जो था वो भारी पड़ गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर गया। ये वेरी गुड, शाबाश। ये महेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, महेंद्र गुजर जिंदाबाद। एकांश, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटा। मोहम्मद अतीक भाई, बहुत बढ़िया, धन्यवाद भाई, है ना। आदर्श, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। अब देखिए, कार्बन ने यहां पर, बहुत बढ़िया बेटा, कार्बन ने यहां पर 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, और जब जब कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ध्यान से सुनना, जब जब कार्बन 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो वो ग्राउंड स्टेट में करता है। मेरे बच्चे ने ग्राउंड स्टेट में यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन किया, और बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद एक वैकेंट ऑर्बिटल है, और इस वैकेंट ऑर्बिटल में इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट कर दिया, ताकि कार्बन की कमजोरी को दूर किया जा सके। और कार्बन की कमजोरी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर ऑक्सीजन ने बेटे, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर दिया। ये डोनेशन दे दिया भैया, डोनेशन। क्यों डोनेशन दिया? ऑक्सीजन ने देखा भाई कमजोर है, मेरे से जुड़ने वाला कार्बन कमजोर है, मैं किसी को कमजोर नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा अलोन पेयर है, ऐसा पेयर पड़ा हुआ है जो फालतू है, जो कुछ काम नहीं आ रहा, तो मैं काम करता हूं, उसको दे देता हूं, क्या पता उसकी कमजोरी दूर हो जाए। और ऐसे कार्बन की कमजोरी भी दूर हो गई, ऑक्सीजन की कमजोरी भी दूर हो गई। और जब कमजोरी दूर हो गई है तो फिर देखा कि कार्बन ने 2 अनपेयर्ड के साथ ही बॉन्ड बनाया है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कार्बन की ग्राउंड स्टेट में फॉर्म हुआ है, एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म नहीं हुआ है। कहने का मतलब यह है, इसका मतलब अमन पांडे ने बहुत अच्छी बात लिखी है। अमन पांडे, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दैट मीन्स इन दिस मॉलिक्यूल 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन is not promoted and 2p सबशेल। ये रहा साहब, बहुत सिंपल, जबरदस्त तरीके से, जिंदाबाद। सही है, बिल्कुल। कार्बन कमजोर था। ऑक्सीजन ने बोला कि भाई मैं आ चुका हूं, तू कमजोर कैसे रह सकता है, तेरे को भी कर देते हैं, बिल्कुल जवान कर देते हैं तेरे को। और उसने अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दिया, और वैकेंट ये लेके बैठा था, और वैकेंट ग्राउंड स्टेट में कार्बन के पास एक रहता है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल में कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन, मेरे बच्चे, 2s इलेक्ट्रॉन 2p सबशेल में प्रमोट नहीं हुआ। तो क्वेश्चन ये बनता है, क्वेश्चन देगा वो 4 ऑप्शन देगा आपको। इसका मतलब वो आपको ऑप्शन देगा और पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन का 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट नहीं हुआ। आंसर एक पहला देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जहां पर 4 बॉन्ड बनाए प्रमोट हो गया, जहां पर 4 बॉन्ड नहीं बने कार्बन के, मतलब मान के चलिए प्रमोशन नहीं हो पाया। बोलिए साहब। हाँ जी, नाइसा अग्रवाल, गुड इवनिंग, बढ़िया बेटा। इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं भैया जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसी को बोलते हैं। एक ने लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल में दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया क्यों? वो बोला कि भैया अलोन पेयर पड़ा है, लोन पेयर इज अलोन पेयर है, अकेला महसूस कर रहा है, एक ऑर्बिटल में दे देते हैं, बॉन्ड बन जाएगा, मजे आ जाएंगे, खाली तो पड़ा था। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, ओके बेटा, ठीक। अब देखिए आगे, अभी मैं आपको एक्सटेंडेड कोवेलेंसी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये बता रहा हूं। एक और एग्जांपल देखेंगे भैया, है ना। आइए एक एग्जांपल देखिए, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। एक देखिएगा तरीके से, तवीज से। मैंने बोला ना आज का लेक्चर बेहतरीन है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट है।
HCN के अंदर इसको बोलते हैं प्रूसिक एसिड। नाम याद रखिएगी, दुनिया नाम याद रखिएगी। दिस इज द प्रूसिक एसिड HCN। HCN का स्ट्रक्चर बनाते हैं हाइड्रोजन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। बताइए ये मॉलिक्यूल कार्बन की कौन सी स्टेट में बना हुआ है? बताइए ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? जल्दी से आंसर दीजिए। HCN कहां पर बना हुआ है? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? जल्दी से आंसर दीजिए। उसके बाद है हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ये हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, वो हाइड्रोजन साइनाइड, उसका नाम प्रूसिक एसिड है, इसका कोई नाम नहीं है, नॉर्मल आइसोसाइनाइड है। बताइए यहां पर। हाँ भाई आलम भाई आ जाओ। आलम भाई बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद। आओ ये देखिए HNC, पहले वाला हाइड्रोजन साइनाइड है, दूसरा वाला हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड है। बोलिए आंसर दीजिए। यस वेरी गुड। कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बना है। इसका मतलब यहां पर 2s का इलेक्ट्रॉन 2p में 2p में प्रमोट हुआ है। एरो का मतलब हो गया, एरो का मतलब प्रमोशन, प्रमोशन मतलब एक्साइटेशन, प्रमोशन मतलब एक्साइटेशन। इसका मतलब ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में बना है। बोलो भैया की जय हो। आ जाओ अब यहां पर देखिए HNC, दिस इज आइसोसाइनाइड, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है NC-1, दिस इज हाइड्रोजन साइनाइड, और वो है हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर? अब आइए इस पे बात करते हैं। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड में हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाएगा, उसकी किस्मत में एक ही बॉन्ड बनाना लिखा है, डुप्लेट तक काम चला सकता है और कुछ नहीं। फिर से देखिए, इसमें यहां पर कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, नाइट्रोजन ने 3 बना लिए, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 नाइट्रोजन के साथ। इसका मतलब कार्बन के पास एक लोन पेयर यहां पर बचा हुआ है। अब नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर जिंदाबाद है। अब कार्बन फिर से कमजोर हो गया, कार्बन ने फिर से देखा कमजोरी है मेरे पास, 6 इलेक्ट्रॉन है, कमजोरी है भाई साहब, कमजोरी है। इसका मतलब नाइट्रोजन कमजोर नहीं रहेगा, तू कमजोर नहीं है, तेरे को मैं कमजोरी से बाहर निकालूंगा। और फिर से इस नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया, और डोनेट करने के बाद बोले तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब फिर से वही बात, कार्बन ने बॉन्ड कितने बनाए? 2। कहां बनाए? ग्राउंड स्टेट, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर दिया। इसका मतलब ये कहां पर बना है? ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। तो ये कार्बन की ग्राउंड स्टेट में बना है, एंड दैट मीन्स 2s इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रमोटेड इन 2p सबशेल। बोलो जी, मेरा मोटिव बताने का यह है कि कौन सा मॉलिक्यूल कार्बन का कहां पर बनता है। जब जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, उसमें 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट होगा और वो एक्साइटेड स्टेट में बनेगा। और जब जब कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाएगा, 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, वही पढ़ रहे हैं हम, कोवेलेंट बॉन्ड, जब जब वो 2 बनाएगा, तब तब वो मॉलिक्यूल कार्बन की ग्राउंड स्टेट में ही बनेगा, 2s इलेक्ट्रॉन 2p में प्रमोट नहीं हो पाएगा। बोलिए। यस, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एलपी, शेयरिंग ऑफ एलपी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिल्कुल बोल सकते हैं, जिसको अनइक्वल शेयरिंग भी बोला जाता है। और अनइक्वल शेयरिंग का मतलब होता है एक ने दिया और यूज दोनों ने किया, एक ने दिया यूज दोनों ने किया, दिस इज द अनइक्वल शेयरिंग। बोलिए, ठीक है बात? ओके, तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं आपके सामने। 2 एग्जाम्पल कौन से? एक तो हाइड्रोजन HNC और एक कार्बन मोनोऑक्साइड। ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर 2s इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रमोटेड इन 2p सबशेल। इसके अलावा कार्बन के हर एक मॉलिक्यूल में लगभग कार्बन का हर एक मॉलिक्यूल लगभग एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म होगा, ग्राउंड स्टेट में फॉर्म नहीं होगा। एक ही देता है, उसे दोनों यूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, ठीक है बात? ठीक है, तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 थे, 5 में से एक लोन पेयर की फॉर्म में कार्बन को दे दिया। तो ये अपना पहला क्वेश्चन कि कौन सा मॉलिक्यूल कार्बन की ग्राउंड स्टेट में बना है, कौन सा मॉलिक्यूल कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में बना है। ओके, आइए अब आइए इसके बाद आगे देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं। कार्बन के बाद आते हैं बेटा, है ना? आ जाओ। अब आइए कार्बन के बाद मेरे पास आता है
कार्बन के बाद आता है सीधे नाइट्रोजन। कोवेलेंसी की बात चल रही है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। अनस्टेबल स्पीशीज की बात ना करें यहां पर, सिर्फ स्टेबल स्पीशीज की बात करें, ठीक है। CCl2, CF2, इस तरह की स्पीशीज, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन की बात ना करें मेरे सामने, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन की बात ना करें मेरे सामने। वो बात ऑर्गेनिक तक ठीक है, अपनी इनऑर्गेनिक के अंदर 2 ही मॉलिक्यूल ऐसे हैं, ठीक है। और CCl2 के अंदर और इनके अंदर बैक बॉन्डिंग, ये सब बात की बातें अभी नॉर्मल पढ़ रहे हैं अपन लोग, ठीक है। HNC भी एसिड है बेटा मोहित, HCN भी एसिड है और HNC भी एसिड है, दोनों ही एसिड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आ जाओ, ठीक है। आइए नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 1s2 2s2 2p3। अब इसके अंदर बोले तो 5 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए आइए सबसे पहले ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट जमीनी हकीकत, ग्राउंड स्टेट जमीनी हकीकत। और जमीनी हकीकत क्या बोलती है कि भैया, जमीनी हकीकत ये बोलती है कि जमीन पर रहिए, हवा में उड़ना अच्छी बात नहीं है। 1 2 3 मेरे बच्चे, तो कोवेलेंसी नाइट्रोजन की 3 होगी, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, आगे 2D होता नहीं है, 2D ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होता है, तो आगे एक्साइटेशन हो नहीं सकता, इसलिए कोवेलेंसी नाइट्रोजन की हमेशा 3 रहेगी। उदाहरण के तौर पर मैंने क्या बोला, NF3, मैंने बोला NCl3, मैंने बोला NBr3, मैंने बोला Ni3 एटसेट्रा हो सकता है। स्टेबल ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन, ये स्टेबल ट्राइहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन है। और जो बाकी तीनों मिलते हैं वो एक्सप्लोसिव मिलते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है, कारण है लेस थर्मल स्टेबल होना। समझ में आ गई बात। NF3 स्टेबल है, बाकी जो NCl3 NBr3 Ni3 है वो एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं, ये इनकी प्रॉपर्टी है, कारण है लेस थर्मल स्टेबल होना है, उसका कारण है बॉन्ड वीक हो जाना, क्योंकि साइज बड़ा हो जाना। नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 इन ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड पे जा नहीं सकता, नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाएगा। तो बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे बताइए मुझे, बताओ, सोचो जल्दी से बताइए बेटा, NF5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, NCl5 एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, बोलो भैया जी। ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे? दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कारण क्या बोलेंगे? कारण बोलेंगे एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट ऑर्बिटल की एब्सेंस की वजह से ये NCl5 NF5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सही है? यस। अमोनिया करेगा ना बेटा? मैंने एटसेट्रा लिख तो दिया ना, एटसेट्रा लिख दिया। अब अमोनिया तो पूरी दुनिया ही जानती है ना, तो अमोनिया को बोलना ही क्या है कि एग्जिस्ट करना है कि नहीं करना है। अमोनिया तो सब लोग जानते हैं कि एग्जिस्ट करेगा। तो वैकेंट ऑर्बिटल फर्दर नहीं है, इसलिए नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है। पहला क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन, पहला कार्बन के लिए, कार्बन के लिए पहला क्वेश्चन है ना, कार्बन के लिए पहला क्वेश्चन, कौन ग्राउंड स्टेट में कौन एक्साइटेड स्टेट में। नाइट्रोजन के लिए दूसरा क्वेश्चन, NF5 NCl5 क्यों नहीं बनेगा? बोलेंगे एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी नहीं है या फिर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, दैट्स व्हाई ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, एक्साइटेड स्टेट में नहीं जान सकता। 5 मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 नहीं हो सकती, 5 जा ही नहीं सकता वो, क्योंकि वैकेंट है ही नहीं, इसलिए नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाकर अभी खुश रहेगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड। बोलिए भाई। हाँ पठान भाई, हाँ बिल्कुल। अगला आइए बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, 2s2 है, 2p4 है मेरे बच्चे। अब देखिए यहां पर 2p4 है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले जमीनी हकीकत, जमीनी हकीकत क्या बोलती है? ये जमीनी हकीकत है 2s है, ये जमीनी हकीकत 2p4 है। ये 1 2 3 4, तो कोवेलेंसी ऑक्सीजन की 2 हो गई ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड पे जा नहीं सकता क्योंकि 2D वैकेंट होता ही नहीं है, और 2D खाली नहीं है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। अमोनिया तो बनेगा ना मेरे भाई, अमोनिया तो बनेगा ना, लिखने की जरूरत क्या है, लिखने की आवश्यकता क्या है? अमोनिया तो बनेगा मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई मेरे दोस्त, अमोनिया बनेगा। लिखने की जरूरत होती है क्या अमोनिया को? 3 बॉन्ड बना रहा है, अमोनिया बनेगा ना। पूछने की जरूरत ही क्या है, लिखने की जरूरत ही क्या है? हाँ भाई उल्लू नीट, उल्लू नीट, ये क्या नाम रख रखा है? उल्लू नीट, ये कौन, ये क्या नाम है मेरे बेटे? उल्लू और नीट, मतलब नीट ऑफ उल्लू, उल्लू ऑफ नीट।
ये क्या नाम है बेटा? ढंग का नाम तो रखा होता थोड़ा। आ जा, उदाहरण के तौर पे बोले तो देखिए, OF2 बनेगा, H2O बनेगा, H2O2 बनेगा, एटसेट्रा भी बन सकता है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो ये तो बेटा एग्जिस्ट करेगा। पर अगर मैं बोलूं OF4, मैंने बोला OH4, मैंने बोला OF6, मैंने बोला OF4, ये एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। और नॉट एग्जिस्ट होने के पीछे रीजन देगी पूरी दुनिया, रीजन बताएगी। बताइए ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करते हैं? रीजन बोलेंगे एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। इसका मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बनाएगा 3 कोवेलेंट बॉन्ड। इससे ज्यादा वो कोवेलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकते। हाँ भाई दीपेंद्र भाई, बिल्कुल ठीक है। हाँ भाई, ये नाम सही कर ले बेटा, ये उल्लू, उल्लू ऑफ नीट, ये नाम सही कर ले मेरे बच्चे। ये नाम तेरे पे सटीक नहीं बैठ रहा, ठीक है। H2O2 एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल H2O2 एग्जिस्ट करता है। और यहां पर H2O2 में ऑक्सीजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, और 2 ही बॉन्ड ऑक्सीजन ने बनाए हैं, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर OF2 में कर रहा है, H2O में, H2O2 में बिल्कुल करता है। हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, 2 ही बॉन्ड बनाया है, बात खत्म हो। अच्छा सा नाम रख, उल्लू नाम क्या रखा हुआ है? उल्लू। अच्छा सा नाम रख, कुछ टाइगर रख, लायन रख, लेपर्ड रख, कुछ ऐसा नाम रख जो समझ में आए। उल्लू क्या होता है? रात में जागता है क्या मेरे बेटे? हाँ जी, आगे चलो भैया जी, आगे चलो। हाँ जी, फ्लोरीन आ जाओ मेरे बेटे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है, खुलेआम। 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में ग्राउंड स्टेट में चलेंगे मेरे बेटे। ग्राउंड स्टेट में चलते ही काम खत्म हो गया। क्या काम खत्म हो गया? ये 2s है, ये 2p है। 2d खाली होता नहीं है, 2d एग्जिस्ट करता नहीं है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एक अनपेयर्ड है। इसका मतलब फ्लोरीन जो है वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, लाइक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक बनाएगा, फ्लोरीन भी एक बनाएगा, ठीक है। यस, शंकर जी मेहरबानी कर दो, शंकर जी मेहरबानी। जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव, शिव शंकर। तो शंकर जी मेहरबानी कर दीजिए, थोड़ी सी गरीबों का ध्यान रख लीजिए भाई साहब, ठीक है। आइए, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे बेटे, देखिए। हाँ भैया, H2O2 देख लेते हैं। H2O2 में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर डबल बॉन्ड बनेगा क्या? यहां देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। दिस इज द हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। ये 2 लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 में से 2 बॉन्ड बना लिए और ये 2 लोन पेयर आ गए। हाँ भाई, गरीब ही तो हैं, गरीब भाई, नमस्कार। शंकर जी ने बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है, शंकर जी ने बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है। और शंकर जी को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि भाई साहब गरीब आदमी से इतना बड़ा क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। मर जाएगा भाई गरीब आदमी, इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा। तो शंकर जी माफ करिएगा, गलती हो गई, कुछ क्षमा प्रार्थी है हम लोग, है ना। तो H2O2 हाफ ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है बेटा। और यहां पर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन ग्राउंड स्टेट में बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हाँ, परोक्साइड है, बिल्कुल। हाँ, मेडिकल स्टोर में स्प्रिट मिलती है, बिल्कुल स्प्रिट में H2O2 होता है। अब H2O2 ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो जो कलर हो सकता है, कलर लगाता हो बालों में, तो बालों में कलर लगाने के लिए H2O2 वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। H2O2 ब्लीचिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। चलिए आइए, अब देखिए साहब, बड़ी बात करते हैं थोड़ी सी ना, ध्यान से देख लेना बड़ा तरीके से, तमीज से, ठीक है। ठीक, आइए। हाँ भाई, हाँ बेटा, उल्लू आजा, उल्लू, ए उल्लू बेटा,
आ जा, चलिए। तो यहां पर देखिए, अब आइए फास्फोरस, थर्ड पीरियड पे आते हैं भाई साहब, है ना। चलिए फास्फोरस को देखिए, अब मैं जो बोलने वाला हूं ढंग से सुनिएगा। चलिए तो सुनिए इधर। आमिर भाई अभी थोड़ी शांति रखेंगे, अभी जो पढ़ ले, जो पढ़ रहे हैं ना वही पढ़ेंगे सिर्फ अभी अपन, है ना। अभी फालतू बातें नहीं, अभी पता चल जाएगा। नमन, नमन भाई, नमन भाई आयो, देखो देखो। सबसे पहली बात, कॉन्फ़िगरेशन लिखना है भैया। एटॉमिक नंबर 15 होता है भाई साहब, है ना, 15। अब ध्यान से सुनना, मैं बड़ी बात बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा। नियॉन 10 है, 3s2 3p3 है, और थर्ड शेल में 3d वैकेंट होता है, समझो आप, ठीक है। 3s2 3p3, और थर्ड पीरियड में 3d खाली होता है, वो 3d फोर्थ पीरियड में फिल होता है। ये आप एनर्जी लेवल के बेसिस पर बात कर सकते हैं। n+l रूल होता है, हब प्रिंसिपल होता है, ठीक है बेटा बात। यस, हाँ भाई उल्लू भाई, आजो बेटा आजो। फास्फोरस का एग्जांपल, भाई एक बच्चा पूछ रहा है सर फास्फोरस का एग्जांपल दे दो सर, फास्फोरस का, सब प्लीज फास्फोरस का एग्जांपल दे दो। HF, OF2, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो फ्लोरीन के हैं, और फ्लोरीन हर जगह जहां पर भी जुड़ेगा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, ठीक है, ठीक है। आ जाओ, तो फ्लोरीन का एग्जांपल देख लिया होगा बेटा, बहुत सारे एग्जांपल है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। एकांश राजपूत, एकांश राजपूत। अब क्यों टाइप कर रहा है बार बार भाई, हैंग हो गया क्या सिस्टम? उंगली वही हैंग हो गई क्या तेरी बटन पे ही, कि जैसे ही बटन पे वो हट ही नहीं रही है, चिपक गया फेविकोल से, ठीक है। चलिए, हाँ भाई आ जाओ। अब देखिए काम की बात सुनो, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट। थोड़ी बड़ी बात बोलूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को तमीज से तरीके से, समझाने वाली बात है, समझने वाली बात है, ढंग से सुनिए। अरे ईशा ये तो दुनिया जानती है, अभी सुनो जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए ग्राउंड स्टेट के अंदर मेरे बेटे ने बोला, मेरे बच्चा जो सामने पढ़ रहा है उसने बोला कि सर ये ग्राउंड स्टेट के अंदर 3s में 2 है और ये 3p में 3 है, इसका मतलब जो फास्फोरस है वो भी कोवेलेंसी ग्राउंड स्टेट में 3 शो करेगा लाइक नाइट्रोजन। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैंने बोला बिल्कुल सही बोल रहे हो, नाइट्रोजन ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 3 शो करता है, तो फास्फोरस भी ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 3 ही शो करेगा, क्योंकि 3 ही अनपेयर्ड है, सही है। आइए अब बताइए, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि सब 3D खाली पड़ा है, यहां 3D खाली, 1 2 3 4, मेरे बेटे 3D खाली पड़ा है, ढंग से समझ ले तरीके से। अब 3D खाली पड़ा है तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइट होगा, एक्साइट होगा तो मैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाऊंगा, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद मैं यहां पर 3s लिखूंगा, 3p लिखूंगा, 1 2 3 4, और यहां पर 3d लिखूंगा, और 3D के अंदर 1 आएगा, और मैं यहां पर कोवेलेंसी को 5 बोल दूंगा, सही है। ओके, ठीक है, क्लियर, ओके फाइन। ठीक है, ठीक, क्लियर। हाइड्रोजन में था नहीं, फास्फोरस में खाली पड़ा है, एक्साइटेड कर दिया, 5 बॉन्ड बन गए, है ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सुनना, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब मेरी बात ढंग से सुनना तमीज से, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये ऐसा होता नहीं है, समझ रहे हो ना, ऐसा होता नहीं, एक्चुअल ऐसा होता है। देखो ये 3s होगा, ये 3p होगा, और ये 3d होगा, ऐसे ही होगा ना बेटा। 3s न्यूक्लियस के पास, 3p थोड़ा दूर, 3d और दूर, और उसके अंदर ग्राउंड स्टेट में ऐसे इलेक्ट्रॉन 1 2 1 2 3, ऐसा होगा बेटा, ये ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो इक्वल लेवल पे आपने बना दिया, पर ये तीनों सबशेल इक्वल एनर्जी लेवल पर तो नहीं होगी ना, अलग अलग होगी ना। अब एस होगा न्यूक्लियस के पास, पी होगा थोड़ा दूर, डी होगा और दूर, एस होगा न्यूक्लियस के पास, पी थोड़ा दूर, डी और दूर, एफ और दूर, पर एफ यहां पर होता नहीं है, इसलिए 3s 3p 3d होता है,
ठीक है ना, ढंग से देखो आप तरीके से। अब ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट में यहां पर, ये ग्राउंड स्टेट की बात चल रही है ना मेरे बच्चे। अब बताइए मुझे क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर एक्साइट करवाना है। सही है, ढंग से सुन लो, जो समझाना चाहता हूं वो सुनो आप, अपनी पंचायती मत करो यहां, सुना करो। मैंने बोला था आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, मैं रटवाता नहीं हूं, समझा रहा हूं, तो ढंग से तमीज से सीखो। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं। थर्ड पीरियड से वैकेंट शुरू होता है, सेकंड पीरियड में कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है डी, थर्ड पीरियड से डी वैकेंट होते हैं। थर्ड पीरियड में 3D, फोर्थ में 4D, 5 में 5D वैकेंट होता है। सही है, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, तो अब मुझे क्या करना है, इस फास्फोरस में ग्राउंड स्टेट से इस 3s के इलेक्ट्रॉन को 3D में प्रमोट करना है, यहां से यहां लेकर आना है। अब यहां से यहां लाना है तो एनर्जी गैप इतना बड़ा है, ये 3s है, समझो ये 3s है और ये 3D है, समझ ले मेरी बात अच्छे से, ये 3s ये 3D, एनर्जी गैप इतना सारा है, इतना सारा, इतना बड़ा एनर्जी गैप है। अब इतने बड़े एनर्जी गैप में, इतने बड़े एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर ले जाना मुश्किल है। सही है, हां बेटा, रिया बिल्कुल सही है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले जाना है, अब इसको इलेक्ट्रॉन को यहां पर ले जाना, तो एनर्जी गैप ज्यादा है, इसका मतलब 3s का 3D में प्रमोट होना मुश्किल है। अब 3s का 3D में प्रमोट होना मुश्किल है, अब 3s का 3D में प्रमोट होना मुश्किल है, इसका मतलब हमें इसको प्रमोट करने के लिए एनर्जी गैप को कम करना पड़ेगा। बोलिए, सही है बात? तो मैं बोल रहा हूं समझो, सीखो। मैंने बोला था ना, आप अपना जितना भी जानते हो वो नॉलेज अपने साइड में रखो, अभी जो भी जानते हो आप वो नॉलेज अपनी साइड में रखो, क्योंकि मैं जितना जानता हूं उतना आप शायद नहीं जान सकते, तो इसलिए जो नॉलेज आपकी है ना उसको साइड में रख के फेंक दो। अब जो मैं समझा रहा हूं उसको समझो, यह बात समझनी जरूरी है। हाँ जी, अब क्या हुआ कि साहब मुझे अगर 3s के इलेक्ट्रॉन को 3D में ले जाना है तो इस एनर्जी गैप को कम करना पड़ेगा। अब एनर्जी गैप को अगर कम कर दिया तो एक्साइट हो गया, अगर एनर्जी गैप कम नहीं हो पाया तो एक्साइटेशन नहीं होगा, तो फिर एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल भी नहीं बनेगा। सही है बात? 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है हमको 3D में एक्साइट करवाना है। अब 3D में एक्साइट करवाना है तो 3D के अंदर 3s और 3D के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, एनर्जी गैप ज्यादा है, तो मैं बोलूं तो यहां पर एनर्जी गैप ज्यादा है। अब एनर्जी गैप ज्यादा है तो 3s का इलेक्ट्रॉन 3p में, 3s का इलेक्ट्रॉन 3D में प्रमोट करना डिफिकल्ट है, पर डिफिकल्ट है तो उसको आसान किया जा सकता है। सही है बात? आसान कौन करेगा? आसान कौन करेगा? जो इन सब शेल को पास लेकर आएगा। अब पास कौन लेकर आएगा? पास कौन लेकर आएगा? जो सैंडल होगा। अब सैंडल पास लेकर कब आएगा? जब उसके न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन सबशेल पर ज्यादा होगा। अब फास्फोरस के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इन सबशेल पर ज्यादा कैसे होगा? जब फास्फोरस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। फास्फोरस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा कब? जब फास्फोरस से जुड़ने वाला एटम की En फास्फोरस से ज्यादा होगी। सही है बात? क्लियर है? सही है। अब देखिए, इसका मतलब अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं कि फास्फोरस के पास में, मान लीजिए मैंने बोला कि फास्फोरस के पास में फ्लोरीन आया है। मान लीजिए फास्फोरस से फ्लोरीन अटैच होने आया, तो फ्लोरीन ने फास्फोरस पर क्या किया? फ्लोरीन ने फास्फोरस पर क्या किया? पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया। फ्लोरीन ने फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ गया, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस, और पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फास्फोरस ने क्या किया? सॉरी, फ्लोरीन ने क्या किया? फ्लोरीन ने फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज को इंड्यूस कर दिया। फास्फोरस को पॉजिटिव चार्ज जैसे ही मिला, मिलते ही फास्फोरस के न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया। अट्रैक्शन बढ़ते ही कॉन्ट्रैक्शन आ गया। कॉन्ट्रैक्शन आते ही ये सिकुड़ गई। सिकुड़ते ही एनर्जी गैप कम हो गया, और जैसे एनर्जी कम हुआ, खटाक से 3s का इलेक्ट्रॉन 3D में प्रमोट हो गया और pF5 का फॉर्मेशन हो गया। बोलो भैया, सही है बात?
समझ में आई बात? क्लियर है? अब एनर्जी गैप कम कब होगा भाई? उसको जो कम करवाएगा, कौन करवाएगा? सेंट्रल एटम के से जुड़ने वाला साइड एटम। अब साइड एटम क्या होना चाहिए? सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम करवाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाएगा, एक्साइट करा के 5 अनपेड लाएगा और 5 अनपेड लाके pf5 को एग्जिस्ट करवाएगा। दैट मीन्स किसी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जितना इंपॉर्टेंस सेंट्रल एटम का होता है उतना ही इंपॉर्टेंस साइड एटम का भी होता है। साइड एटम भी जितना इंपॉर्टेंट है उतना सेंट्रल एटम इंपॉर्टेंट है, जितना सेंट्रल एटम इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट साइड एटम भी होता है। यह बात अपने दिमाग में बिठा के रखिएगा। सबको स्टेबिलिटी चाहिए, सीधी सी बात है। आप बताइए pf5 क्यों बना भाई? pf5 इसलिए बना क्योंकि फ्लोरीन दमदार था, फ्लोरीन में दमदार था फ्लोरीन ने क्या किया? फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को, एनर्जी गैप को कम किया, एनर्जी गैप को कम करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया और फ्लोरीन बोला आजा 5 बॉन्ड बना लेते हैं क्योंकि मेरे में दम है, मैं तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा सकता हूं। तो साइड एटम अगर दमदार है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा तो 5 बॉन्ड खुलेआम बनेंगे। और अगर साइड एटम कमजोर है, दमदार नहीं है, तो फिर 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, फास्फोरस एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा सकता। और इसी को हम बोलते हैं डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब pf5 में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इसका मतलब डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्ट होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ है, और इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने से pf5 बना है, वरना 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं था। बोलिए सही है बात? क्लियर है? अब देखिए सिंपल तरीका है। अब अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, मैंने बोला pf3, ध्यान दो, मैंने बोला pcl3, ध्यान दो, मैंने बोला pbr3, ध्यान दो, मैंने बोला ph3, ध्यान दो। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल फास्फोरस में कहां पर बने हैं? ग्राउंड स्टेट में। कहां बने हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गैप को कम करने की जरूरत नहीं है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी गैप को कम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में 3D काम ही नहीं आ रहा। एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी गैप को कम करने की जरूरत है। तो देखिए एक्साइटेड स्टेट में बताइए pf5 बनेगा बेटा, pcl5 भी बनेगा बेटा, pbr5 भी बनेगा, एटसेट्रा बेटा, और भी बन सकते हैं। मैं बोलूं तो यहां पर और भी मॉलिक्यूल एटसेट्रा में अगर बोलूं तो क्या क्या बन सकता है देख लो। मैंने बोला pf3cl2 बनेगा, pcl3f2 भी बनेगा, एटसेट्रा और भी मॉलिक्यूल यहां पर बन सकते हैं। कब बन सकते हैं बेटा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बन सकते हैं। क्यों बन सकते हैं? क्योंकि साइड एटम दमदार है, बिकॉज साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। सही है बेटे? साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। दिस मींस ये 5 बॉन्ड बना सकता है। पर अगर मान लीजिए मैं इसी तरीके से बात करता हूं, यहां पर मैंने बोला pH5, तो pH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। और नॉट एग्जिस्ट के पीछे रीजन क्या देंगे आप? क्या देंगे नॉट एग्जिस्ट के पीछे रीजन? नो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। नो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हाइड्रोजन की En 2.1, फास्फोरस भी 2.1। En का वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन का फास्फोरस के लगभग बराबर है, और क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल है, दैट मीन्स हाइड्रोजन में दम नहीं है, हाइड्रोजन कमजोर है, और हाइड्रोजन कमजोर है तो वो एनर्जी गैप को कम नहीं करेगा, और एनर्जी गैप को कम नहीं करेगा तो एक्साइट नहीं होगा, एक्साइट नहीं होगा तो 5 बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि 5 अनपेयर्ड नहीं आएगा। बोलिए बोलो भैया, सही है बेटे बात? हाँ, POCl3 बनेगा एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। वो भी उसी के तनु उसी के बीच में रहेगा, बस डी ऑर्बिटल जो है वो 3s के नजदीक आ जाएगा, 3p उन्हीं के बीच में रहेगा। नजदीक आने से 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल तरीका बोल रहा हूं, सही है? आइए, अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल बन सकते हैं। मैंने एटसेट्रा लिखा है, ध्यान से सुन लो। मैंने एटसेट्रा लिखा है यहां,
अरे मेरे बेटे, एटीसी लिख दिया, सारे मॉलिक्यूल पढ़ने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखना है हमें। तो फास्फोरस 3 बॉन्ड भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है। 3 बनाएगा ग्राउंड स्टेट में, 5 बनाएगा एक्साइटेड में, पर शर्त रहेगी 5 बॉन्ड बनाने के लिए साइड एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। सही है बेटे बात? ओके। भाई दानिश, दानिया क्या नाम है? हाँ हाँ दानिश भाई, ठीक है। लाल परी क्वेश्चन आएगा पर वो तब आएगा जब मैं लाऊंगा, और मैं लेकर आऊंगा जब कुछ अपन थ्योरी आगे बढ़ चुके होंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट कर चुके होंगे, और आपका एक चैप्टर ग्रिप में आ चुका होगा, बेसिक ग्रिप में आ चुका होगा। तब ऐसा क्वेश्चन करवाने में मजा आता है, लाल परी क्वेश्चन करवाने में मजा आता है, तब जाके बेहतरीन तरीके से चीजें निकलती है। सही है बात? आइए अब बात करें। हाँ जी बेटे जी, एक बात और बताना मुझे, अब मैं इसको फाइनल टच दे रहा हूं, फाइनल टच समझना। मैंने बोला सल्फर, अब आप लोग बताएंगे मुझे, ध्यान से सुनना मेरी बात को तरीके से, तमीज से। आप लोग देंगे आंसर। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 में मैंने आर्गन लिखा, आर्गन में मैंने 18 लिखा 3s2 3p4, और बेटे थर्ड पीरियड में 3d खाली पड़ा है, वैकेंट पड़ा हुआ है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे यहां पर। चलिए ग्राउंड स्टेट में बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट के अंदर ये 3s हो गया, और 3s के अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p के अंदर बोले तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ये 3p के अंदर 1 2 3 4 कोवेलेंसी कार्बन की ग्राउंड स्टेट में, सॉरी कोवेलेंसी सल्फर की ग्राउंड स्टेट में 2 है। बोलो भैया सही है गलत? सही है? अरे रमेंद्र बनेगा मेरे भाई, बनेगा, ठीक है। पीसीएल कैसे बनेगा शुभम? जब फास्फोरस 3 और 5 ही बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है या 5 बनाता है, तो फिर कैसे बनेगा पीसीएल? जो मर्जी है वो बनाते रहो। अब कोवेलेंसी क्यों पढ़ रहे हो? फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बनाएगा। अब ये बीच में 4 1, हमें 1 और 4 क्या होता है? पीसीएल कभी सुना है क्या? सही है? आएगा, ठीक है। अब आइए, तो भैया ये सल्फर की कोवेलेंसी 2 है। अब आइए बात करें, तो पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चलते हैं बेटे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो प्रमोट होगा वो होगा 3p वाला। 3p वाला 3d में जाएगा, क्योंकि वो 3d के पहले नजदीक है, और नजदीक है तो यहां पर कोवेलेंसी 4 शो करेगा। फिर 3s वाला एक्साइट होगा, तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 3s का इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट होगा। 2 3 4 5 और 6, तो कोवेलेंसी हो गई बेटे यहां पर 6। तो सल्फर या तो 2 बॉन्ड बनाएगा, या 4 बनाएगा, या 6 बनाएगा। एक्साइटेड स्टेट में उसको ले जाने के लिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना ही चाहिए। जैसे आइए एग्जांपल लेता हूं भैया, एग्जांपल में आंसर दीजिए, बताइए। H2S SF2 SCl2, बताइए तीनों मॉलिक्यूल कहां पर बने हैं? जल्दी बोलिए। सल्फर की ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड? बोलिए जल्दी। अब अपना बंद करो, अपना ये सब बंद करो और मेरा आंसर दो। हो अरे रे रे, सही है। हाँ हाँ जी भैया, अपना आंसर दीजिए। ये मॉलिक्यूल कहां पर बने हैं? सल्फर की ग्राउंड स्टेट में। भाई 2 ही तो बॉन्ड बनाए, तो 2 ही बॉन्ड बनाए, तो सल्फर की ग्राउंड स्टेट में ये बॉन्ड बने हुए हैं। सही है? हाँ अरे कर दिया ना, ठीक भाई। हाँ इसके बाद बताइए, अगर मान लीजिए मैंने बोला SF4 SF4 के बाद ध्यान से सुनते रहो, SF4, मैंने बोला SO2, मैंने बोला SOCl2, बताइए ये मॉलिक्यूल कहां पर बने हैं? ये तीनों मॉलिक्यूल कहां पर बने हैं सल्फर के? ये तीनों मॉलिक्यूल सल्फर के कहां पर बने हुए हैं? जल्दी बोलिए। SF4 SO2 और SOCl2, ये तीनों मॉलिक्यूल सल्फर की कौन सी स्टेट पे बने हैं? यस। अरे लोकेंद्र सिंह कर दो दिया भाई, वही टाइप हो गया, अटक गया क्या? बीच बीच में अटक जाता है क्या बेटे, क्या है मामला?
ये तीनों मॉलिक्यूल फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में बने हैं क्योंकि 4 बॉन्ड बनाए हैं सल्फर ने। ये बताइए कहां बना है? SF6, SO3, SO2Cl2, SOF4, SOF4, ये मॉलिक्यूल कहां बने हैं? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में बने हैं सल्फर की, क्योंकि सभी में 6 बॉन्ड बनाए हैं। तो यहां पर 6 बॉन्ड बनाए हैं, यहां पर 4 बनाए, यहां पर 2 बनाए। ये ग्राउंड स्टेट, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट। बोलो भैया, सही है बेटे बात? अब बताइए ये बनेगा कि नहीं बनेगा? आइए इसके बारे में बताना, मुझे सोच के बोलना। बताइए, बोलो बेटा, SH4 बनेगा या नहीं बनेगा? SH6 बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बोलिए, बोलिए भैया। SH4 SH6 बनेगा नहीं बनेगा? जल्दी बोलिए। बोलिए, SH4 SH6 एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट? एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट? बिल्कुल सही बात, ये दोनों नॉट एग्जिस्ट। नॉट एग्जिस्ट होने के पीछे रीजन बताइए। नो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाया, और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। यहां पर बोले तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, लिख देता हूं, यस डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, यस डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, यस डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्योंकि सल्फर के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच था, तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पर उसके साथ हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, तो डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने से यह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाया है। बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए, बात समझ में आई नहीं आई आज? बोलिए भैया, कोवेलेंसी यहां तक जो हमने पढ़ा है समझ में आया या नहीं आया आज के लेक्चर में? ठीक रहा है नहीं ना? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जो बना डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, यहां पर जो बना उसमें भी हुआ, पर इन दोनों में नहीं हुआ, कारण साइड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रह गया। अब ग्राउंड स्टेट में क्या, ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का अचार डालोगे क्या? ग्राउंड स्टेट में डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन का अचार डालोगे क्या? वहां तो डी काम ही नहीं आया ना, काम नहीं आया तो करोगे क्या? हाँ सौरभ, ये रिएक्शन बिल्कुल देना है, रीजन रीजन बिल्कुल देना है। हो गया राशिद भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको पढ़ के आइएगा, बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे बेटा, है ना? बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसको पढ़ के आइएगा, अच्छे से करके आइए। होमवर्क के लिए अभी वेट करिए, होमवर्क देंगे, अभी रुको, वेट करो, होमवर्क दूंगा, सब कुछ होगा, पर थोड़ा वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, और इस लेक्चर को देख के आइएगा अगले लेक्चर में, क्योंकि अगले लेक्चर में इसके आगे कोवेलेंसी कंटिन्यू करेंगे और कुछ और बातें करेंगे और कुछ और क्वेश्चन करेंगे। चलिए बाकी बातें नेक्स्ट टाइम करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।